हैं उससे थोड़ा सा हटके ये सेशन होगा, लेकिन बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि जो दो अधिकारी आपके सामने बैठे हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, यहाँ की नक्सल समस्या को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और कैसे उससे पार पाना है, इस पर भी बातचीत होगी। लेकिन इस सेशन में जो मेरा उद्देश्य होगा वो ये कि जरा पुलिस ऑफिसर्स के दिमाग के अंदर चलते हैं हम लोग। जो नक्सल समस्या का सामना कर रहा है उस अधिकारी की सोच क्या है, इनसे पढ़ेंगे। लेकिन ये नक्सलियों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि क्या उनकी सोच है जो उन्हें हथियार उठाने को कहती है। तो नक्सलियों के दिमाग में भी इन्हीं के दिमाग के जरिए चलेंगे। तो हमारा परिचय तो आपसे पहले ही करा दिया है। एसएन प्रधान जी हमारे साथ हैं, आईपीएस है, एडिशनल डीजीपी झारखंड, और राजकुमार मलिक साहब जो कि आईपीएस हैं, आईजी प्रोविजंस झारखंड। मैं मलिक साहब आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ। इस समस्या के जरिए आपको क्या लगता है, जो सोशल है, लॉ एंड ऑर्डर है, अग्रेसिव होकर आगे बढ़ना चाहिए, या उनसे बातचीत करके एक सीधा सा साधारण सा रास्ता हो? तरीका क्या होना चाहिए और क्या है ये समस्या? धन्यवाद। मैं ये बताना चाहूँगा, कल रात में मैं एक मूवी देखने गया, कबाली, और मैं अभी भी उसके इफेक्ट से पूरी तरह उभरा नहीं। वाले भी डॉन की मूवी देख रहे हैं। हाँ। मैंने क्यों ये बात कही, इसका एक रीज़न है। उस पिक्चर में ऐसा दिखलाई दिया कि दो गैंग के बीच में लड़ाई चल रही है और पुलिस, मलेशिया की पुलिस है, वो थोड़ी पीछे हो गई। कहीं ना कहीं हम लोग भी देख रहे हैं स्टेट में कि माओइस्ट और उनके जो स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, जो अफेक्टेड एरियाज में उनकी काफ़ी गतिविधि है, और हम लोग जितने जोर से हमको आना चाहिए उस पूरे क्षेत्र में हम लोग नहीं आ पा रहे हैं। तो एक करंट समस्या यह है कि वी हैव टू बी वेरी प्रोएक्टिव इन एलिमिनेटिंग ऑल दीज एलिमेंट्स, जो भी ये एलिमेंट्स हैं जो कि इस स्टेट को एक बैड नेम दे रहे हैं और यहाँ ग्रोथ को रोक रहे हैं। मतलब आप अग्रेसिव तरीकों को एडवोकेट कर रहे हैं, हाँ या ना? मैं चाहता हूँ, नहीं, अग्रेसिव तरीकों का एडवोकेट कर रहा हूँ, बट अग्रेसिव तरीके का मतलब मिलिट्री तरीका सिर्फ नहीं है। अग्रेसिव मीन्स पूरे गवर्नमेंट का अप्रोच अग्रेसिव होना चाहिए, उस एरिया को सिक्योर करने के लिए, डेवलप करने के लिए। प्रधान साहब, अग्रेसिव होना चाहिए तरीका, या ये एक सोशल प्रॉब्लम है और आप 10 एलिमिनेट करेंगे, 10 उधर से लाइन में खड़े रहेंगे? देखिए, मौलिक बात यह है कि हम एग्रेसिव होना चाहते हैं या सॉफ्ट होना चाहते हैं या ऑपरेशन से अलग हट के कोई तरीका अपनाना चाहते हैं, ये तभी मायने रखता है जब नक्सली भी आपके इस मनस्थिति को समझता हो। लेकिन नक्सल का एक ही उसूल है, अगर वो अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से चलना चाहता है तो उसका उसूल है आर्म स्ट्रगल के माध्यम से पावर को अख्तियार करना। तो आर्म स्ट्रगल के माध्यम से पावर को जो अख्तियार करेगा उसमें खून खराबा होगा, और उसको वो एंटिसिपेट कर रहा है। दे आर एंटिसिपेटिंग ब्लडशेड एंड दे बिलीव दैट पावर फ्लोज थ्रू द बैरल ऑफ अ गन। तो आप क्या समझते हैं उससे उसको मतलब नहीं है, उसको पावर को अख्तियार करना है और आर्म स्ट्रगल के माध्यम से अख्तियार करना है। इसलिए देयर हैज टू बी अ काउंटर टू दैट, एंड दैट आल्सो इट हैज टू बी फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। आप कोई सॉफ्ट रास्ता तभी अख्तियार कर पाएंगे, वो सॉफ्ट रास्ता आपको अख्तियार करने तभी देगा, आपके पास सरेंडर करने तभी आएगा जब आप ऑपरेशनली एफिशिएंट हैं और ऑपरेशनली एग्रेसिव हैं और ऑपरेशनली आप उसको बैकफुट पर ले आए हैं। उसके पहले वो आपसे बात नहीं करना चाहता, और इस चीज को हर सिस्टम को समझना पड़ेगा। जब आप समझ लेंगे कि यस यू आर ऑपरेशनली स्ट्रांग एंड यू हैव अ पोजीशन ऑफ एडवांटेज, तब वो आपसे बात करने की कोशिश करेगा। उस वक्त भी गवर्नेंस का उसूल ये होना चाहिए कि आप हाथ बढ़ाइए। तो पुलिस अधिकारी की सोच तक थोड़ा थोड़ा हम लोग पहुंच गए हैं। किसी नक्सली से अपना एनकाउंटर बताइए, क्या जवाब देता है जब आप उससे पूछते हैं? क्या है उसकी सोच, उसकी मानसिकता क्या है? देखिए, मैंने एक 14 साल के नक्सली से करीब 6-7 साल पहले मैंने बात की, जो कि गिरिडीह के जंगलों से हमारे पास आया था, कैंप के अंदर रहता था, और 14 साल में वो नक्सल बन गया था, 12 साल में वो नक्सल बन गया था, और 14 और 15 साल के बीच में था। और उसका ये कहना था कि मुझे ये बताया गया है कि आप सभी लोग दुश्मन हैं और आप गलत करते हैं
और मेरे गांव में भी पुलिस ने आके गलती की थी, अमुक अमुक चीज़ किया था, और इसलिए मेरे पास बंदूक मुझे मिला है, और जब पुलिस मिलेगा तो मैं मारूंगा। जब उसकी मनस्थिति आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो अपनी जगह पर सही है। क्योंकि गांव आम आदमी पुलिस वाले को नहीं देखना चाहता है, वो देखना चाहता है डॉक्टर को, देखना चाहता है पानी जो देता है उसको देखना चाहता है। पुलिस इज द लास्ट पर्सन दे वांट टू सी। तो निश्चित रूप से मैं पुलिस ऑफिसर जरूर हूं, लेकिन गवर्नेंस वही सबसे अच्छा होता है जिसमें पुलिसिंग सबसे कम होती है। तो नेचुरली कोई भी सिस्टम अगर एक बच्चा उस अपने एंगल से देख रहा है, हम लोग गलत उसको समझ सकते हैं, लेकिन वो वायलेंस में इसलिए घुस गया है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि यही रास्ता है। बाद में जब उसने खुद सफ़र किया और कुछ उसने भी यातनाएं सही नक्सल कैंप में, तब उसको ये समझ में आया कि सच्चाई दो तरफ से हो सकती है, तब उसको समझ में आया। तो ये एक मौलिक बात है, हम लोगों को समझना पड़ेगा। उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सही है, लेकिन वो सही है अपने हिसाब से। उनके साथ अगर आप डायलॉग कर पाएंगे तो हो सकता है कोई रास्ता निकले। लेकिन डायलॉग करते करते कई बार आप उनको रीअसेंबल होने का, फिर से नए सिरे से हथियार इकट्ठा करने का, फिर से रीग्रुप होकर ज़्यादा पावरफुल होकर उभरने का मौका ना दे दें, जैसा छत्तीसगढ़ में कई जगह हुआ। आपका अनुभव क्या कहता है किसी भी नक्सली के साथ, या जो आपने डायरेक्ट इनकाउंटर किया हो? देखिए, एक ज्वलंत उदाहरण पश्चिम बंगाल का है। पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हम लोग स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो माइंड है लोगों, उस जो नक्सल से अफेक्टेड क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, उनका जो माइंड है, दिमाग है, वह दिमाग में जब वो वैक्यूम रहेगा, स्पेस रहेगा, तो कोई ना कोई उसको भरेगा। पश्चिम बंगाल में पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन इस कदर हुआ कि पूरा का पूरा इलाका जो नक्सलियों का समर्थक था, वो अब पॉलिटिकल प्रोसेस में जुड़ गया है। झारखंड में हम लोग के यहाँ बहुत बड़े भाग में उनका माइंड में नक्सलिज्म या एंटी डेवलपमेंट या एंटी गवर्नमेंट को छोड़ करके कोई दूसरी कोई थॉट प्रोसेस ही नहीं है जो उसके पब्लिक के दिमाग में घुसी। कोई पॉलिटिकल एजिटेशन, कोई पॉलिटिकल मूवमेंट, कोई पॉलिटिकल जुड़ाव उस बहुत बड़े क्षेत्र में नहीं है। वोट के समय में ठीक है, पंचायत का चुनाव हुआ, राज्य सरकार का चुनाव होता है, उसके संगीन के साय में हम लोग वोट करवा लेते हैं, 60% 70% वोटिंग हो जाती है और हम लोग उसको कहते हैं कि डेमोक्रेसी की जीत है। लेकिन अगर आप हकीकत में देखेंगे तो बहुत बड़े क्षेत्र में जो वहाँ के लोग हैं, उनके मन में कोई ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं है। वहाँ हम लोग डेमोक्रेसी जो है वो का जुड़ाव उतना अधिक नहीं है जितना कि नक्सलियों का है। तो वो तो पब्लिक का सपोर्ट उनको इस ख्याल से मिलता है, और दैट इज अ बिग माइनस फॉर अस। ये इस पर मैं चाह रही थी कि आप भी बोलें, क्योंकि नहीं, मैं थोड़ा सा स्कूल हॉस्पिटल ये सब होता नहीं है, तो फिर ये होता है। नहीं, मैं थोड़ा सा भिन्न व्यू रखता हूँ। देखिए, अगर पंचायत इलेक्शन में 70% वोट होता है तो वो अपने आप में मायने रखता है। ये कामयाबी है कि 2015 के अभी पंचायत इलेक्शंस में उससे पहले भी 72% हुआ वोटिंग और, हुई। नहीं, ये पिछले मायने- साल किसी स्टैटिक पोस्ट पर हमला नहीं हुआ, नहीं। किसी भी पुलिस पोस्ट पर झारखंड में हमला नहीं हुआ। जी, देखिए, ये मायने रखता है, और इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ठीक हो गया। इसका मतलब है कि जो आम आदमी है वो शांति चाहता है। वो आप उसको शांति मुहैया करा सकते हैं, नहीं करा सकते, वो अलग बात है, लेकिन वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में विश्वास रखता है। इट इज़ नॉट एज इफ कि उसने डिसमिस कर दिया। उसको ये विश्वास है कि अगर मैं इस रास्ते से जाऊं शायद अच्छा होगा, दूसरा रास्ता उसको ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। अगर लगता तो वो उसी रास्ते जाता। तो पंचायत इलेक्शन में जो लोग 70% तक आए, तो उसका एक अंदर स्पृहा है, अंदर से एक जिजीविषा है अंदर की कि मैं सरकारी जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसका इस्तेमाल कर पाऊँ, शायद मेरे लिए अच्छा होगा। अब वो हम लोग अच्छा दे पाते नहीं दे पाते, हम सब इसके जिम्मेवार हैं, गुनहगार हैं, जो भी कहिए। लेकिन गवर्नेंस, अच्छा गवर्नेंस आम आदमी चाहता है, इसमें कोई शक नहीं है, और डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चाहता है, इसमें कोई शक नहीं है। नक्सल ये नहीं चाहता है, नक्सल डेमोक्रेटिक प्रोसेस में विश्वास नहीं करता। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो हिंदुस्तान में आतंकवाद से भी ज्यादा लोग इसकी वजह से शिकार होते हैं। आपने खुद कहा कि खत्म हो रहा है, लेकिन पूरी तरह से नहीं हुआ। मैं झारखंड की बात कर रही हूँ। अभी कई स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर प्रॉब्लम बहुत विभत्स रूप में और बड़े रूप में है। मेरा आपसे ये सवाल है कि झारखंड में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से सिचुएशन थोड़ा सा नियंत्रण में आया, अगर वो टिप्स बन सके बाकी राज्यों के लिए? देखिए, 15 वर्षों से ये सतत लड़ाई चल रही है, और
450 से अधिक सुरक्षा बलों ने अपनी जीवन की आहुति झारखंड में दी है। पिछले 2 वर्षों से स्थायी सरकार की वजह से यह हुआ है कि पॉलिसी डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर कट है, तो वो उसने काफ़ी मदद की है पुलिस को भी और सभी एजेंसीज को क्लियर माइंड के साथ में काम करने के लिए। और वो पॉलिसी डायरेक्शन क्या है? पॉलिसी डायरेक्शन है कि इससे हम लोगों को लड़ना है और उसको नियंत्रित करते हुए खत्म करना है। ये पॉलिसी डायरेक्शन क्लियर कट है। इस पर तो चूंकि पॉलिसी डायरेक्शन क्लियर कट है तो काम भी क्लियर कट हो रहा है। लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ। 15 वर्षों की सतत लड़ाई से आज हम इस स्थिति में पहुंचे। प्रधान साहब, जब 12 साल के या 14 साल के उस बच्चे ने आपसे कहा कि मुझे बताया गया है कि आप दुश्मन हैं, इसीलिए मैं हथियार लेकर आपके सामने खड़ा हूं, क्या कभी कोई ऐसा जब सवाल करता है जो नक्सली बना हो कि हमारे यहाँ स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, सत्ता तो आपने अपनी मुट्ठी में रखी हुई है, हम लोगों को क्या मिला है, हमारी देखिए वही हालत है, आपके लिए आज़ादी का इतने दशकों का मतलब कुछ और होगा, हमारे लिए कुछ और है, क्या जवाब होता है आपके पास? देखिए, अंग्रेजी में एक कहावत है, फर्स्ट अ कॉज मेक्स अ टेररिस्ट। कोई कारण होगा जिससे वो आतंकवादी या अतिवादी बना। लेटर द टेररिस्ट मेक्स द कॉज। बाद में वो जो अतिवादी है वो चाहता है कि ये कॉज बने रहें या आर्टिफिशियली मैं बनाए रखूं ताकि मैं कह सकूं कि इसकी ज़रूरत है। मुझे लगता है आज हम लोग सेकेंड स्टेज में आ गए हैं। नक्सलवाद में झारखंड में कम से कम इतनी ज़्यादा करप्शन आ गई है कि जो लिटरेचर हम लोग मिलता है उनके प्लीनम का, उसमें उन्हीं के नेता लिखते हैं, नक्सली जो शीर्ष नेता हैं वो लिखते हैं कि झारखंड में काडर में भयंकर करप्शन आ गया है। कहने का मतलब ये है कि दे हैव डाइवर्टेड फ्रॉम देयर पाथ। इट इज एनीथिंग बट आइडियोलॉजी। वो आइडियोलॉजी को छोड़ के सब कुछ कर रहे हैं। दिस इज द राइट टाइम एक्चुअली कि आप यू कैन गो हेवी ऑन देम, क्योंकि जिसकी आप बात कर रहे हैं वो एक सच्चाई है जो आप लोग जमीन पर देखते होंगे कि उनका काडर खुद ही डिवाइड हो गया है। उन्हें खुद ही लगता है कि हमारे जो टॉप बॉसेस जिसे आप कह लीजिए उस काडर में, वो सिस्टम को अपने फायदे के लिए जिंदा रख रहे हैं। ये है बिल्कुल, और सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट कर रहे हैं। कोई अपना घर बना रहा। आप इनके जितने भी लीडर्स हैं देखिए, इनके बच्चे बाहर अच्छे जगह पढ़ रहे हैं और उनके जो गरीब साथी हैं, जो फुट सोल्जर है, जो राइफल कैरी कर रहा है, उसकी हालत देखिए। 2,000 रुपये महीना, एक जूता, एक राइफल। लेकिन बाकी जो नेता हैं वो सब अच्छे ये इतना ऑर्गेनाइज्ड है, 2,000 रुपए जूता और राइफल? जी बिल्कुल, इतना ऑर्गेनाइज्ड। बिल्कुल, जो गरीब आदमी है, जो गरीब बाप है, वो अलग अलग कुछ स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशनल? जी बिल्कुल, फुट सोल्जर्स हैं। हाँ। उसके ऊपर फिर कुछ स्क्वाड लीडर्स हैं, उसके ऊपर एरिया कमांडर है, सब जोनल, ये सारा उनका सैलरी स्ट्रक्चर एकदम सैलरी स्ट्रक्चर बना हुआ। 2,000 फुट सोल्जर फिक्स्ड है। उसके ऊपर जो है स्क्वाड्रन लीडर, जैसा आप कह रहे थे, 10,000 इसी तरह का है। आई एम नॉट अभी एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता, लेकिन आपको ये भी कह दूं कि इट इज लाइक अ सिस्टम। उस सिस्टम में आपको बहाली होती है और बहाली होने के बाद आपकी ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग होने के बाद आपको पगार मिलता है महीने का। जूते भी खरीद के देते हैं कि ऐसे वाले जूते पहनिए ताकि चल सके। आपके घर पे पहुंच जाता है, जो गरीब फादर मदर जिन्होंने उसको दिया है उसके घर पे पहुंच जाता है। तो ये सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है। अब ये मैं आपको इतना जरूर बता दूं कि ये जो सिस्टम है अब वो कामयाब नहीं रहा। बहुत कम लोग उनको काडर में मिल रहे हैं। कम से कम झारखंड में काडर का एट्रिशन बहुत ज्यादा हुआ। कंप्लीट हॉस्टिलिटी है बाकी लोगों से उनकी तरफ, क्योंकि एक वक्त पर सलवार जुडुम जैसे ऑपरेशंस अलग अलग राज्यों में ट्राई किए गए थे, यहाँ पर उतना शायद नहीं हुआ। जो आसपास के बाकी लोग हैं, गांव वालों से पूरी हॉस्टिलिटी है उनके लिए? देखिए, जिन इलाकों में सपोर्ट है अभी भी, जिन इलाकों में उनके हथियारबंद दस्ते घूम रहे हैं, वहाँ तो पब्लिक मजबूर है कि वो उनका सामना अभी नहीं कर सकती है। लेकिन 15 साल में यह फ़र्क आया है कि कम से कम मैं समझता हूँ कि 50% से अधिक एरिया में जहाँ उनको पहले सपोर्ट था, वो सपोर्ट अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और वो एक तरह से पब्लिक उनसे विमुख हो चुकी है। कुछ इलाके जो सुदूर इलाके हैं, जंगली इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ कुछ अभी भी उनका प्रभाव है, चूँकि डिफ़िकल्ट एरियाज़ है। तो बाकी जगह तो पब्लिक उनसे विमुख हो चुकी है लार्जली, बाय एंड लार्ज। ठीक है, अब सेशन खत्म करने का वक्त आ रहा है। अगर कोई एक सवाल जल्दी से करना चाहता है तो कर सकता है। जी पूछे। प्लीज कीप योर क्वेश्चन वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प एंड टेल अस योर नेम एंड हु द क्वेश्चन इज एड्रेस्ड टू। We can take only one question, sir. Thank you. My question is to Pradhan, sir.
सर रिसेंटली हम लोगों ने पाया था पाकिस्तान ने ब्लैक डे मनाया था, देयर वाज अ टेररिस्ट हु डाइड। एक मूवमेंट इंडिया में देखा गया था, छोटे ग्रुप्स, पॉलिटिकल क्लास ऑल्सो, बहुत लोगों ने कैंडल मार्च इंडिया के सपोर्ट में अपना डीपी चेंज किया, लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड। कोई जवान जब मरता है किसी माओइस्ट के हाथ में, किसी ऑपरेशन में, अभी अजय कुमार पास्ट अवे, सो ऐसा मूवमेंट लोगों की तरफ से नहीं दिखता। सो ये कनेक्ट इतना डिफरेंट क्यों है? जवान यहाँ भी मरे उस वजह से, माओइस्ट से मरे या टेररिस्ट से मरे? जी सर, वी गॉट योर क्वेश्चन, थैंक यू, वेरी नाइस क्वेश्चन। देखिए, आई एम ग्लैड दैट यू आस्क्ड दिस। और हम लोगों की ज़िंदगी में ये प्रश्न एक यक्ष प्रश्न बन के रह जाता है, हमारा करियर ख़त्म हो जाता है। हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि जब पुलिस वाला मरता है तो कोई किसी को तकलीफ़ क्यों नहीं होती। ये इस देश की विडंबना है, लेकिन जिस अनुपात में तकलीफ होनी चाहिए वो निश्चित रूप से नहीं होती। हो सकता है उसके गांव वालों को होती होगी, लेकिन वो कभी मार्टिर नहीं माना जाता। ये अपने आप में एक चिंता का विषय ज़रूर है, लेकिन शायद हम लोगों को अपने हृदय में झांकना होगा, क्यों हम लोग वी कैन नॉट बी द डार्लिंग ऑफ द पब्लिक, व्हाई वी हैव नॉट मेड दैट इम्पैक्ट विद द पब्लिक। शायद पुलिसिंग पर भी अपने आप में एक टिप्पणी है, तो दोनों तरफ ये बात जाती है। और शायद देयर इज़ अ टाइम एंड अ प्लेस नाउ टू रिफॉर्म पुलिस इन सच अ वे दैट वी एक्चुअली बिकम द सिटीजन्स फ्रेंड्स। बिकॉज जैसा कि शुरू में मैंने कहा कि पुलिसिंग मिनिमल होनी चाहिए किसी भी सभ्य समाज में, और वो फ्रेंडली पुलिसिंग होनी चाहिए, और कोई दूसरा रास्ता इसका नहीं होना चाहिए। शायद हमारा जो फ्यूडल लीगेसी है उसी का पार्ट हम लोग बन चुके हैं, और अभी भी जो पुलिस रिफॉर्म्स जितने होने चाहिए वो नहीं होने दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।